कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आदि नील के केबिन में आया तो नील लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने नील का लैपटॉप बंद कर एक साइड में रख दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। नील ने उसे देखकर अपनी भौहें उचकाई तो वो गुस्से में बोला, क्या तू मुझे बताएगा आखिर तू कर क्या रहा है? पहले तूने दृष्टि से शादी कर ली तो मुझे लगा शायद अब तू सुधर गया है, लेकिन कल रात तुझे और तान्या को साथ देखकर लग रहा था कि तूने अपनी लाइफ खराब करने की ठान रखी है और अब तो तू उसे अपने घर में भी ले आया है। तू जानता है उसे तुझसे क्या चाहिए? वो पहले भी तुझे बहुत बार फंसाने की कोशिश कर चुकी है। सब जानते हुए भी तू उसे घर ले आया और तो और तूने एक बार भी भाभी के बारे में नहीं सोचा। भाभी शब्द सुनते ही नील की नज़रें उठकर आदि की तरफ भाभी शब्द सुनते ही नील ने नज़रें उठाकर आदि की तरफ देखा तो आदि भी उससे नज़रें मिलाकर बोला, तू भाई है तो उनको भाभी ही बोलूँगा, इसमें इतने घूरने की क्या बात है? रिश्तों से ज़्यादा काम पर ध्यान देगा तो तेरे लिए सही रहेगा। नील उसके चेहरे से नज़रें फेरते हुए बोला, नज़रें चुराने से कुछ नहीं होगा, तू पहले मेरी बात का जवाब दे। आखिर तू चाहता क्या है? मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है और उसमें मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। भूल मत, यहाँ का मालिक मैं हूँ, इसलिए ऑफिस है तो यहाँ पर काम रिलेटेड बात करेगा तो ठीक है, नहीं तो दफ़ा हो जा यहाँ से। दरवाज़ा खुला है। अपना ये गुस्सा दिखाकर तू मुझे चुप नहीं करवा सकता। ज़िंदगी तेरी है तो फैसले भी तेरे होंगे, लेकिन तेरे साथ एक ज़िंदगी अब और भी जुड़ चुकी है। उम्मीद करता हूँ अपनी नहीं तो कम से कम उसकी परवाह ज़रूर करेगा। चलता हूँ, शुक्रिया मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। इतना कहकर आदि गुस्से में वहाँ से चला गया। आदि तो चला गया था लेकिन नील के दिमाग में उसकी बातें घूम रही थी। उसने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली तो फिर से उसकी आंखों के सामने दृष्टि की उम्मीद से भरी आंखें आ गई। वो आंखें तो शायद मोहब्बत के पहले एहसास से भरी हुई थी। नील ने झट से अपनी आंखें खोल दी और टेबल पर जोर का हाथ दे मारा। उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। कौन कमबख्त आग से जलता है, दिल जलाने के लिए महबूब की आंखें ही काफ़ी है। टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा तो फ़ोन उठाते ही सामने वाले की बात सुनकर वो जल्दी से ऑफिस से निकल गया। घर पहुंचते ही सुजाता जी ने उसे बताया कि दृष्टि रूम का दरवाज़ा नहीं खोल रही है। सुबह से शाम हो गई लेकिन एक बार भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तान्या वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, मन ही मन अपनी पहली जीत पर खुश हो रही थी। उनकी बात सुनकर नील रूम की तरफ चला गया। उसने फिंगरप्रिंट से जैसे ही दरवाज़ा खोला और आगे बढ़ने लगा, उसके कदम ठिठक गए। वो 2 कदम पीछे हो गया और दिल में एक टीस सी उठी। सामने दृष्टि टूटे हुए कांच पर बेसुध सी लेटी हुई थी। कांच की वजह से उसे कई जगह छरीटें आ गई थी जिनसे हल्का हल्का खून रिस रहा था। उसे इस तरह देख नील को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। वो फौरन उसके पास गया। जो चेहरा सुबह फूलों की तरह खिला हुआ था बिल्कुल मुरझा सा गया था। गालों पर आंसुओं के निशान छप चुके थे। नील ने उसे नीचे से उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथों पर कांच चुभ गया, लेकिन उसने आह तक नहीं निकलने दी। ये दर्द दिल में हो रहे दर्द के आगे कुछ नहीं था। नील ने उसे बेड पर लिटाकर डॉक्टर को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और दृष्टि को चेक करने लगा। स्ट्रेस और ढंग से ना खाने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। फिलहाल के लिए इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। दृष्टि को चेक करने के बाद डॉक्टर ने नील को बताया। नील ने उन्हें थैंक्स कहा तो वो दृष्टि का ध्यान रखने को बोलकर चले गए। दृष्टि बेड पर अभी भी बेहोश थी। नील उसके पास आया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। खुद के मजबूत होने का दावा करती हो और कमज़ोर इतनी हो कि जंग के आगाज़ से पहले ही हार मान ली। अगर इसलिए बिखर रही हो कि तुम्हें आकर मैं समेट लूँगा तो भूल है तुम्हारी। तुम्हारी की गई भूल को भूल कर तुम्हें अपना लूँगा तो भूल है तुम्हारी। अगर हमदर्दी के बहाने मुझे अपने एहसासों में बांधना चाहती हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। नील मल्होत्रा कोई फूल नहीं जिसे कोई मन बहलाकर मसल कर छोड़ देगा। मैं नफ़रत की आग की लपटों में तप कर बना हुआ पत्थर हूँ। अगर दिल लगाने की कोशिश करोगी तो घाव तुम्हें ही होंगे। नफ़रत है मुझे तुमसे और हमेशा नफ़रत ही रहेगी। इतना कहकर वो रूम से निकल गया।
उसने सुजाता जी को दृष्टि के रूम में भेज दिया और खुद टेरिस पर चला गया। एक के बाद एक ना जाने कितनी ही सिगरेट उसने पी ली, लेकिन दिल में लगी आग ठंडी होने के बजाय और सुलग रही थी। आंखों में बेचैनी और दिल में हो रही तड़प जब बर्दाश्त नहीं हुई तो रूम में वापस आ गया। नील ने रूम में आकर देखा तो दृष्टि को होश आ गया था। सुजाता जी उसे सूप पिलाकर और उसके जख्मों पर दवाई लगाकर चली गई थी। दृष्टि बेड पर तकिए से कमर लगाकर बैठी थी, चेहरा ऊपर कर सीलिंग को सूनी आंखों से देख रही थी। उसे देखकर नील की बेचैन धड़कनों को सुकून सा मिला, पर इस एहसास को नज़रअंदाज कर वो रूम में आया और चीज़ों को इधर उधर करने लगा। कभी किसी चीज़ को उठाकर कहीं और रखता और फिर कभी उसी चीज़ को दोबारा उठाकर वापस उसी जगह पर रख देता, जैसे खुद की उपस्थिति का आभास कराना चाहता हो। वो बार बार दृष्टि को ही देखता, जैसे उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो, पर फिर खुद ही अपने एहसासों को झुठलाकर चुप रह जाता। नील की बेकरार नज़रों से जब दृष्टि की नाराज़गी भरी नज़रें मिली तो दृष्टि ने अपना चेहरा फेर लिया। दृष्टि का उसे इस तरह नज़रअंदाज करना नील को और भी बेचैन कर रहा था। मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश नज़रों से सवाल पूछता है। वो दृष्टि के पास आया और गुस्से से उसे घूरने लगा। दृष्टि ने एक नज़र उसे देखा और अगले ही पल अपनी नज़रें फेर ली। नील का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दृष्टि पर झुकते हुए उसका हाथ एकदम कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, इतनी अकड़ किस बात की है तुम में? तुमसे शादी तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं की थी, और अगर तुम ये सोच रही हो कि ये भूख हड़ताल के ड्रामे कर मुझे इमोशनल करके अपने जाल में फंसा लोगी तो अपनी कोशिशें बंद कर लो। तुम्हारे जीने या मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी तब तक इन सांसों पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। जब तक मैं नहीं चाहूँ तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। दृष्टि ने एक बार फिर उसे नाराज़गी भरी नज़रों से देखा। नील के इस तरह पकड़ने से उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो नील के हाथों में जख्म देखकर उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। उसकी सिसकारी निकल गई। वो नम आंखों से नील की आंखों में देखते हुए बोली, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द का सुनकर नील ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया। दृष्टि जैसे तैसे बेड पर से उठी और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर नील के पास आई। जैसे ही उसने नील के हाथ को पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, नील ने उसका हाथ रोक दिया। बेहोश होने से यादाश्त भी चली गई है क्या? चोट तुम्हें लगी है, मुझे नहीं। इस दवा की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। नफ़रत की आग में कई बार इंसान खुद के घाव भी नहीं दिखाई देते। इंसान चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, जिस्म पर लगे जख्म सबको दर्द देते हैं। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से नील के हाथ को पकड़ने की कोशिश की। उसने अपना हाथ फिर से एक बार उसके आगे से हटा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतना कमज़ोर नहीं जो इन छोटे मोटे जख्मों से टूट जाऊं। सीने पर इतने जख्म हैं कि दवाई लगाने चले तो दुनिया भर के हॉस्पिटल कम रह जाएंगे, लेकिन कोई भी दवाई इन जख्मों को राहत नहीं दे पाएगी। अगर खुद का दिल जख्मी हो तो दूसरों को दर्द देकर उसे सुकून नहीं पहुंचाया जा सकता। समय के साथ सब घाव भर जाते हैं, जख्म चाहे दिल पर हो या जिस्म पर, मोहब्बत से सब घाव भर जाते हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दवाई लगाने लगी। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, नफ़रत है मुझे इस मोहब्बत से, नफ़रत है मुझे तुमसे, नफ़रत है मुझे मोहब्बत के इस एहसास से। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत की गुंजाइश तक नहीं। कहते हुए उसने अपना हाथ ज़ोर से झटका और फुर्ती से रूम में से बाहर निकल गया। नील तो चला गया, लेकिन दृष्टि के कानों में जो शब्द गूंज रहे थे वो थे, नफ़रत है मुझे मोहब्बत के इस एहसास से। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई और सामने खड़े शख्स की नज़रों में खुद के लिए उपहास देखकर दृष्टि की आंखों में लाली उतर आई। तान्या भी उसे ही देख रही थी। बिना उससे पूछे ही वो कमरे के अंदर चली आई। वो अफसोस करते हुए बोली, हाउ रूड, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? कितनी उदास और मायूस लग रही हो। मुझे तो देखकर ही तरस आ रहा है तुम पर कर भी क्या सकते हैं। अब तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा यही हाल रहने वाला है। बहुत दावे करती थी ना, मेरी शादी, मेरी पति, भला भला, पर मैंने तो सुना कि वही पति तुमसे बेइंतहा नफरत करता है, तुम्हारा हाथ लगाना तक उसे मंजूर नहीं। तान्या उसके पास आते हुए बोली और फिर घमंड भरी मुस्कान के साथ उसके बिल्कुल करीब आकर धीरे से बोली,
क्योंकि उसके दिल में मैं हूँ और हमेशा मैं ही रहूँगी। दृष्टि की आंखों में गुस्सा लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। तुमने वो सुना जो तुम सुनना चाहती थी, लेकिन जो मैंने सुना वो तुम कभी नहीं सुन पाओगी, ना समझ पाओगी। मुझसे चाहे वो नफ़रत करे या मोहब्बत, वो उनकी मर्ज़ी है। तुम्हें उसमें दखलंदाजी करने की ना ज़रूरत है, ना ही कोई हक। इस घर में मेहमान के तौर पर रह रही हो तो शौक़ से रहो, पर हमारे रिश्ते में अपनी नाक घुसाना बंद कर दो। नील के दिल में तुम्हारी कितनी जगह है ये सुनने में मुझे ना ही कोई दिलचस्पी है और ना ही कोई ज़रूरत। मेहमान बनकर ज़रूर आई हूँ, पर बहुत जल्द तुम्हारी जगह यहाँ की मालकिन भी मैं बनूंगी और नील की पत्नी भी। अपने बालों में हाथ फिराते हुए वो बेहद घमंड से बोली। दिन में ख्वाब देखना बंद कर दो, मेरी जगह लेना तो दूर, उसकी सोच भी तुम्हारी सोच से परे है। सोचना तो तुम शुरू कर दो, क्योंकि इस रिश्ते में तुम्हें सिवाय दर्द और जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा। कब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद ही अपने पैरों तले रौंदती रहोगी? तान्या ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर बेहद संजीदगी से बोली, रिश्ते सौदेबाजी करने के लिए नहीं होते, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। मुझे इस रिश्ते से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, और मेरा मान और मेरा स्वाभिमान भी दोनों इस रिश्ते से जुड़े हैं। पूरे हक से उनके घर में उनकी बीबी बनकर रह रही हूँ, ये मेरा मान है, और इस रिश्ते में मेरा समर्पण, मेरा आत्मसम्मान है। हमारे रिश्ते पर उंगली उठाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना भी मेरा स्वाभिमान है। चाहूँ तो अभी उनकी पत्नी होने के हक से तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के फैसले वो खुद लें, कि किसे उन्हें अपने घर में जगह देनी है और किसे नहीं। गलतफहमी में मत रहना कि उनके घर में जगह मिल गई तो उनकी ज़िंदगी में भी शामिल हो जाओगी, उनके दिल में पनाह मिल जाएगी। जिस तरह लाई गई हो उसी तरह उठाकर बाहर पटक भी दी जाओगी। गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें है। नील तुमसे नफरत करता है और यही नफरत उसे मेरे करीब लाएगी। तब तुम्हारा मान सम्मान सब धरा का धरा रह जाएगा और तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चलेगी। उसकी बात सुन तान्या गुस्से से बोली, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के पहले खुद की औकात सोच लेना कि एक पत्नी से उसके पति को छीनने की कोशिश कर रही हो। छीन नहीं रही हूँ, वो हमेशा से मेरा ही था, उसने गुस्से में जवाब दिया। होगा लेकिन अब नहीं, और मेरे होते हुए कभी होगा भी नहीं। उनके दिल में बेशक नफरत की आग हो, लेकिन मोहब्बत की बारिश आग की बड़ी बड़ी लपटों को शांत कर देती है। दृष्टि गुस्से से उसे देखती हुई लेकिन शांत आवाज में बोली, मैं उन अंगारों को कभी शांत नहीं होने दूंगी। तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा ये रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा। दो लोगों के बीच का रिश्ता उनके समर्पण पर टिका होता है, किसी तीसरे की ना कभी कोई जगह होती है ना होगी। दृष्टि बोली, नील की तरह से ये सो कॉल्ड समर्पण कभी नहीं होगा। तुम और तुम्हारी कोशिश हमेशा अधूरी रहेगी। तान्या उसे देख उपहास करती हुई मुस्कान के साथ बोली, हमारे रिश्ते की पूर्णता तुम्हारी इजाज़त की मोहताज नहीं। अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो यहाँ से जा सकती हो, दरवाज़ा उस तरफ है। और आगे से मेरे कमरे में आने से पहले इजाज़त ले लेना। मैं नील नहीं हूँ जो तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करूँ। उनके इर्द गिर्द मर्राओ जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति पसंद हो, क्योंकि मुझे ना तो तुम्हारी मौजूदगी पसंद है और ना ही तुम। दृष्टि भी उसे टुंट मारते हुए बोली, बहुत घमंड है ना तुम में। तुम्हारी ये अकड़ तो मैं तोड़ कर रहूँगी, नहीं तो मेरा नाम भी तान्या सिसोदिया नहीं। तान्या ने बेहद घमंड से कहा, अपने लिए एक अच्छा सा नाम सोच लो, क्योंकि तुम बदलो या ना बदलो तुम्हारा नाम बदलने का वक्त आ गया है। अब खुद निकलोगी या फिर मुझे मेरे हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दृष्टि अपनी भौहें उचका कर अपना एक हाथ हिलाते हुए बोली। तान्या उसे गुस्से से देख पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। तान्या को जाते देख दृष्टि ने एक लंबी सांस ली और मुंह बिचकाकर बोली, करेले के रिश्तेदार करेले। दृष्टि ने कबर्ड से कपड़े लिए और वॉशरूम में नहाने चली गई। वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसका फ़ोन बज रहा था। नैना का फ़ोन देख उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। फ़ोन उठाते ही नैना फिर से उस पर बरस पड़ी। कब से तुझे फ़ोन मिला रही हूँ, कहाँ गायब है तू? तू ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। बोलना है, अब चुप क्यों हो? लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। अगर तू बोलना बंद करेगी तो ही तो मैं कोई जवाब दूंगी। मैं ठीक हूँ, वॉशरूम में थी इसलिए तेरा फ़ोन नहीं उठा पाई। इतनी फिक्र हो रही है तो आजा मिलने। मैं भी यही सोच रही थी कि कल तुझसे मिलने आऊँ।
उसका भी फ़ोन आया था, तुझसे बात करना चाहता है, तुझसे मिलना चाहता है। ना ही मुझे किसी से बात करनी है और ना ही मिलना है। अगर तेरा मन है तो तू मिलने आ सकती है। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। यार बात तो सुन। पर इससे पहले कि नैना कुछ और बोलती, दृष्टि ने फ़ोन काट दिया था। दृष्टि ने अपना फ़ोन एक तरफ रखा और मन ही मन बोली, आज से 3 साल पहले जब उस शख्स से नज़रें मिली थी, रूह में एक सुकून सा उतर आया था और मुझे हमेशा उसी सुकून की तलाश रहती थी। नहीं जानती थी कि 3 साल बाद इस तरह वो सामने आएंगे। नहीं पता कि मैं उन्हें याद भी होंगी या नहीं, लेकिन मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल पाई। एक पल जो हमने उनके साथ गुजारा वो तो चले गए, पर वो लम्हा हम में कहीं ठहर सा गया। सुजाता जी दृष्टि को डिनर के लिए बुलाने आई तो दृष्टि उनके साथ रूम से बाहर आ गई। हाल में आकर उसकी नज़रें नील को ढूंढ रही थी, पर नील वहाँ नहीं था। सुजाता जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करवा दिया था। दृष्टि ने उनसे नील के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नील काफ़ी देर पहले बाहर चला गया था। दृष्टि ने अपना डिनर खत्म किया और वापस अपने रूम में आ गई। रूम में आकर वो वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। लाल रंग का कार्टून प्रिंट नाइट सूट पहने वो एकदम क्यूट डॉल लग रही थी और चेंज करने के बाद वो बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जब उससे वो बेचैनी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी कबर्ड में से एक चैन और लॉकेट निकाला। उसने लॉकेट खोला तो उसमें उसके माँ पापा की तस्वीर थी। उसने सबसे पहले तस्वीर को अपने माथे से लगाया और फिर बारी बारी उन दोनों तस्वीरों को चूम लिया। वो उस लॉकेट को अपने सीने से लगाते हुए बोली, बहुत याद आ रही है आज आपकी। अगर आप मेरे साथ होते तो मुझे समझते और मुझे समझाते भी। जिंदगी उलझ सी गई है जिसे मैं लाख कोशिशों के बाद भी सुलझा नहीं पा रही। आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। माँ बाप साथ होते हैं तो बच्चे हर जंग लड़ लेते हैं, फिर चाहे वो हारे या जीते, क्योंकि उनके पास उनकी माँ बाप की दी हुई हिम्मत होती है। लेकिन मेरे पास तो लड़ने के लिए हिम्मत ही नहीं है, तो हार और जीत का तो सवाल ही नहीं बनता। दूसरों से तो मैं फिर भी लड़ लूँ, लेकिन खुद से कैसे लड़ूँ। चाहे आप साथ नहीं हो, लेकिन खुद को कभी अकेला नहीं समझा मैंने। आपकी कमी हमेशा दिल को एक दर्द सा देती है, लेकिन दुनिया के सामने फिर भी हंसती हूँ, क्योंकि लोगों के सामने खुद को कमज़ोर नहीं बना सकती मैं। लेकिन जब आईने में खुद को अपनी ही आंखों में देखती हूँ तो महसूस होता है इनमें दर्द तो दूसरों की सूनी आंखों पर से कैसे नज़रें फेर सकती हूँ मैं। एक बार नहीं, हर बार महसूस किया है वही सूनापन। जो इंसान खुद की परवाह किए बिना किसी की ज़िंदगी बचाए वो पत्थर दिल तो नहीं हो सकता। चोट हम दोनों को लगी थी उस दिन, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द था वो मेरे लिए था। खुद की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। जब उनकी आंखों में देखा था तो दर्द में भी एक सुकून मिला था, वो सुकून जो उनसे मिलने से पहले तक कभी नहीं मिला था और ना ही उनके जाने के बाद मिला। जो इंसान रूह को सुकून दे वो जिस्म को दर्द कैसे दे सकता है। हमेशा मुझे दर्द देने की बात करते हैं, मुझसे बदला लेने की बात कहते हैं, मुझे सज़ा देने की बात करते हैं, लेकिन मेरी यह कहा सुनकर तड़प उठते हैं। कभी लगता है वो मुझे भूल गए होंगे तो कभी लगता है याद हूँ शायद। अगर भूल गए होंगे तो कभी याद भी नहीं दिलाऊंगी, लेकिन अगर याद हूँ तो कभी भूलने भी नहीं दूंगी। नहीं जानती क्यों खुद पर नफ़रत का झूठा आवरण चढ़ा रखा है, लेकिन आपके अंदर छुपे एक कोमल दिल इंसान को बखूबी पहचानती हूँ मैं। खुद से बातें करते करते कब उसकी आंखें नींद से बोझल हो गई उसे पता ही नहीं चला। लॉकेट को यूं ही हाथों में लिए वैसे ही सो गई। इधर दूसरी तरफ क्लब में नशे में चूर नील हाथों में ड्रिंक लिए बैठा था। दुनिया भर का शोर था क्लब में, लेकिन उसके मन के अंदर का शोर उससे भी कहीं ज़्यादा था। ड्रिंक पर नज़र गड़ाए वो खुद से ही सवाल किए जा रहा था, आखिर क्यों क्यों तुम्हारे आगे कमज़ोर पड़ जाता हूँ। तुम्हें तो मैं याद भी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आज तक नहीं भूला तुम्हें। हमेशा नफ़रत की आग में जला हूँ मैं, लेकिन जब पहली बार तुम्हें देखा था तो दिल को मोहब्बत का एहसास हुआ था, लेकिन उसे अपनी नफ़रत पर हावी नहीं होने दे सकता था। दिल में दबी कहीं मोहब्बत तुम्हें देखते ही अपने अख्तियार खो बैठी थी, लेकिन दिमाग ने उसे सिरे से नकार दिया। इंसान जब खुद से मोहब्बत करे तो उसकी ज़िंदगी हसीन हो जाती है, लेकिन जब खुद के वजूद से ही नफ़रत हो तो उस नफ़रत में उस इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
खुद को इस नफ़रत में बर्बाद कर चुका हूँ मैं। अब मोहब्बत करके अपने साथ किसी और को बर्बाद करने की गुंजाइश ही नहीं बची। एक छोटे से बच्चे की तरह मासूम थी तुम, अब भी वही हो। खुद को तुम पर हारा था महसूस किया था मैंने। चाहता तो कहीं से भी ढूंढ कर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता था, लेकिन नहीं ढूंढा तुम्हें, क्योंकि जानता हूँ मेरा सच जानकर इस मोहब्बत को ठुकरा दोगी तुम। और अगर तरस खाकर मुझसे मोहब्बत करोगी भी तो भीख में मिली मोहब्बत मंजूर नहीं मुझे। ना मैं तुम्हें मुझसे मोहब्बत होने दूंगा और ना ही खुद पर इस मोहब्बत को हावी होने दूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें हमेशा बेरुखी मिलेगी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होने का एक भी कारण नहीं दूंगा, जबकि नफ़रतों की चिंगारियां बेहद होंगी। एक नज़र तुम्हें आईने में खुद के साथ देखा था, उस पल को चाह कर भी अपनी आंखों से नहीं हटा पा रहा हूँ। अगर अब नज़रें मिली तो इन आँखों को तुम्हारी आँखों की तलब लग जाएगी और खुद को किसी और को नियंत्रित नहीं करने दे सकता। मेरे दिल की धड़कनें मेरी ही रहेंगी, तुम उन्हें बेधड़क धड़काओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इन एहसासों को ख़त्म होना ही होगा। खुद से ना जाने कितनी ही देर वो बातें करता रहा। कैसा बेवफा है हमारा दिल, हमारे जिस्म में तुम्हारा नाम लेकर धड़कता है। खुद से बातें करता हुआ वो ड्रिंक टेबल पर छोड़ लड़खड़ाता हुआ क्लब से बाहर निकल गया। अपनी कार का दरवाज़ा खोलता उससे पहले ही एक लड़की ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया। नील ने पलट कर उसे देखा तो सामने तान्या को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने अपनी बाहें जोर से झटक दी। तान्या ने फिर से उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके सीने से लगती हुई बोली, मुझे पता था तुम उस दृष्टि से प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुम सिर्फ मेरे हो। वो तो तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। कहाँ वो सड़क छाप और कहाँ तुम द नील मल्होत्रा। उसने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से मजबूरन तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी। उसने पक्का तुम्हें अपनी बातों में फंसाया होगा, इसलिए तुमने उससे शादी की है ना? लेकिन कोई बात नहीं, तुम अब उसे छोड़ दो। हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। मैं जानती थी तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। उसकी बातें सुनकर नील की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने उसके हाथों पर अपने हाथ कस दिए और झटके से खुद पलटते हुए उसके हाथों को उसकी पीठ से लगाकर मोड़ दिया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, बीबी है वो मेरी। उसके स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए अगर तुम 10 जन्म भी ले लो तो भी कम है। मैं चाहे उससे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन तुमसे ना कभी किया है और ना ही कभी करूँगा। अपनी ज़ुबान पर उसका नाम लाने से पहले 10 बार सोच लेना। तुम्हें अपने घर में लाया हूँ तो आराम से रहो। मेरे सिर पर तांडव करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जैसे उठाकर लाया था बाहर भी फिकवा दूँगा। उसे आईना दिखाने से पहले खुद को एक बार आईने में ज़रूर देख लेना। कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ जानता भी नहीं हूँ। जो हरकत तुमने की थी, चाहूँ तो उसकी सज़ा ऐसी दे सकता था कि तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा तुम कहाँ गायब हुई। तुम्हारा बाप धरती पाताल एक कर दे तो भी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगवा पाएगा। लेकिन ये आखिरी बार था जब तुम्हारी घटिया हरकतों को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि हर बार माफ़ कर दूं भगवान नहीं हूँ मैं, शैतान हूँ जो अपने दुश्मनों से ज़्यादा करीबियों पर नज़र रखता है। ये प्यार मोहब्बत की बातें उनके लिए रखो जो इन बातों में आ जाए। मुझे इनके एहसास से तो क्या, इन शब्दों से भी नफ़रत है। कहते हुए उसने उसे दूर झटक दिया। तान्या फिर से उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, मैं नहीं जानती तुम्हें किससे नफ़रत है किससे नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और हर हाल में तुम्हें पाकर रहूँगी। दृष्टि तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगी। मैं तुम्हें वो सब देने के लिए तैयार हूँ जो वो तुम्हें कभी नहीं दे सकती। तुम एक बार मेरे करीब आओ तो सही, उसके बाद तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओगे। नील अपने चेहरे से उसके हाथ हटाते हुए बोला, कोशिश करके देख लो। जैसे हर बार फेल होती आई हो वैसे ही आगे भी होती रहोगी। मुझे पाना तुम्हारी औकात से बाहर है। ना तो तुम मेरी चॉइस हो और ना ही ऑप्शन। इतना कहकर नील पलटकर फिर से गाड़ी की तरफ जाने लगा। फिर रुकते हुए बोला, जो जिस्मों से शुरू हो वो कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत तो वो है जो जिस्म से लिपटे बिना रूह में उतर जाए। इतना कहकर वो तेजी से गाड़ी में जाकर बैठ गया और फिर फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। नील मल्होत्रा, मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन तुम जुनून हो मेरा और ज़िद भी। अपनी ज़िद पूरी करने के लिए तुम्हारी जिद मैं तोड़ कर रहूँगी। तुम्हें उस दृष्टि से अलग होना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे दृष्टि को रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े।
अगर दृष्टि तुम्हारी लाइफ से चली गई तो तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगे। उसके बाद तुम भी मेरे और तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें अपनी चॉइस में रखूंगी या फिर ऑप्शन में। नील फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाकर घर पहुंचा। उसकी आंखें नशे से भरी हुई थी। सर्वेंट ने उसे खाना खाने के लिए पूछा पर उसने मना कर दिया और लड़खड़ाते हुए अपने रूम में आ गया। दृष्टि को सोते देख वो उसके पास आया। दृष्टि बेड पर बैठे बैठे ही सो गई थी। सोते हुए वो क्यूट सी बच्ची लग रही थी, पर रोने से गालों पर आंसुओं के निशान छप चुके थे। उसे इस तरह देख नील के दिल में एक दर्द सा हुआ। वो उसके करीब बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें इस तरह देख दिल में एक कसक सी हो रही है, इसलिए तुमसे मोहब्बत कर खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहता। जिंदगी में पहले बहुत से दर्द झेल चुका हूँ, अब खुद को और दर्द नहीं देना चाहता। मैं अकेला था, अकेला हूँ और हमेशा अकेला रहना चाहता हूँ। कोई 2 पल प्यार जताकर और फिर मुझे छोड़कर मुझे कमज़ोर नहीं कर सकता। पर तुम्हें देखते ही ये दिल बगावत पर उतर आता है। मेरा ही दिल मुझसे बागी हो जाता है। ये मेरे जिस्म में रहकर नाम सिर्फ तुम्हारा लेता है। नहीं चाहता कि कोई और इसकी धड़कन बने, क्योंकि एक बार जो करीब आकर दूर चला जाए तो पीछे वाला शख्स कहीं का नहीं रहता। हमारी मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं हमेशा अधूरा ही रहूँगा। तुम अगर दिल में हो तो उससे दिल को खामोश रहना होगा। तुम इस दिल में आकर शोर नहीं कर सकती। मेरा सच जानने के बाद तुम इस दिल को तोड़ो, उससे पहले मैं हमारे बीच बनने वाले इस नाजुक रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दूंगा। इस दुनिया ने मुझे ठुकराया था, लेकिन मैंने खुद को हारने नहीं दिया। इस दुनिया के साथ साथ मैंने खुद से भी एक जंग जीती है, लेकिन वो जंग मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। दिल तो पहले ही हार चुका हूँ तुम पर, लेकिन अब खुद को तुम्हारे आगे हारने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पता चला कि तुमसे जायज़ मोहब्बत करने वाला इंसान खुद नाजायज़ है तो छोड़कर चली जाओगी, लेकिन मैं ऐसा होने कभी नहीं दूंगा। तुमसे खुद के लिए मोहब्बत मांग कर मोहब्बत को भीख का नाम नहीं देना चाहता। मोहब्बत मुकम्मल नहीं होगी तो क्या, मोहब्बत करीब है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। उसने दृष्टि को सही से बेड पर लिटाया और खुद वॉशरूम में चेंज करने चला गया। वो वॉशरूम से चेंज करके आया तो दृष्टि बेड पर सिकुड़कर सो रही थी। उसके पास आकर उसने उसके ऊपर अच्छे से कंबल ओढ़ाया और फिर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। जैसे जैसे वो दृष्टि के करीब आया उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मन में जो बेचैनियां शोर कर रही थी उन सबको सुकून सा मिल गया। उसका चेहरा दृष्टि के चेहरे के एकदम करीब था। उसने एक नज़र भर दृष्टि को देखा और फिर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसके माथे से होठ स्पर्श होते ही नील के रूह में एक सुकून सा उतर आया कि हाल कुछ ऐसा है दिल का, इसे दर्द भी तुमसे मिला और सुकून भी तुमसे मिलता है। कुछ पल उसे यूं ही निहारने के बाद नील दूसरी तरफ आकर लेट गया। थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई। सुबह दृष्टि की आंख खुली तो खुद को नील के करीब यूं सोते देख जो आंखें नींद से कसमसा रही थी वो एकदम से खुल गई। उसका सर एकदम नील के सीने से सटा हुआ था। एक हाथ भी नील के सीने पर ही था और दूसरा हाथ नील के सिर के नीचे था। अगर वो अपना हाथ उसके सिर के नीचे से निकालती तो नील की आंखें खुल जाती। वो कुछ पल वैसे ही लेटी सोचती रही। सोते हुए भी नील के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो दृष्टि ने शायद पहली बार देखी थी, जैसे कई दिनों बाद सुकून से सोया हो। नींद में मुस्कुरा रहा है, लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी बबलगम के जैसे मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। इसके उठने से पहले ही यहाँ से निकलना बेहतर है। वो मन में बड़बड़ाती हुई नील के सिर के नीचे से अपना हाथ निकालने लगी। जैसे ही उसने अपना थोड़ा सा हाथ सरकाया नील की आंख खुल गई। दृष्टि को अपने सामने देख उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई, लेकिन जल्द ही उसने वो मुस्कान छुपाकर अपना चेहरा गंभीर कर लिया। लेकिन छुपाते छुपाते भी वो मुस्कान दृष्टि ने देख ली, जिससे दृष्टि के चेहरे खिल गया। लेकिन उसने भी चेहरे पर भाव नहीं आने दिए। दृष्टि वहाँ से खड़ी हो गई और अटकती हुई बोली, मामा मैं रात को वो ऐसे ही सो। उसे इस तरह अटकते देख नील ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और उठते हुए बोला, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कबर्ड में से कपड़े लेकर वो चेंज करने चला गया। दृष्टि उसे जाते हुए देखती रह गई। वो मन ही मन बोली, सोते हुए जितना मासूम लगता है जाग कर उतना ही खतरनाक बन जाता है। नील फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर जिम में चला गया। उसे जाते देख दृष्टि ने एक लंबी सांस ली और अपने कपड़े लेकर वो भी नहाने चली गई।
नील जब दोबारा रूम में आया तो दृष्टि आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। नील ने एक नज़र उसे देखा तो उसकी नज़रें दृष्टि पर जम गई। उसी समय दृष्टि आईने में देखते हुए ही ड्रेसिंग से सिंदूर उठाकर अपनी मांग भरने लगी तो नील से नज़रें टकराई। नील ने हड़बड़ाकर अपनी नज़रें फेर ली, जिसे देख दृष्टि के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। दृष्टि तैयार होकर नीचे हॉल में आई तो सुजाता जी ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। सुजाता जी ने उसे कहा, वैसे तो हम इस घर की केयर टेकर हैं, लेकिन हमने नील बाबा को अपने बेटे की तरह माना है। उन्होंने भी हमें बहुत सम्मान दिया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप आज अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी शादी की सब रस्में पूरी हो। आप इतना हक से कह रही हैं तो आपका कहना मैं कैसे टाल सकती हूँ। दृष्टि ने उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तान्या वहीं दूसरी तरफ खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो गुस्से में दांत पर दांत जमाते हुए बोली, पहली रसोई माई फूड। जब मेरी और नील की शादी होगी तो सबसे पहले इस दृष्टि के साथ इस नौकरानी को भी घर से बाहर निकालूंगी। और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। दृष्टि ने पूरा ब्रेकफास्ट अपने हाथों से बनाया था। किचन में स्टाफ उसकी मदद के लिए खड़ा था, पर उसने बिना किसी की मदद के खुद सारा नाश्ता बनाया। मीठे में उसने गाजर का हलवा बनाया था। नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। सुजाता जी ने सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। नील जैसे ही हॉल में आया सुजाता जी को देखकर बोला, आज इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरी भूख और बढ़ गई है। अब बस जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। सुजाता जी उसे कुछ कहने को हुई, पर दृष्टि ने इशारे से उन्हें मना कर दिया। उन्होंने नील को जल्दी से नाश्ता परोस दिया। दृष्टि भी साथ बैठकर खाने लगी। गाजर हलवा खाते ही नील बोला, आज तो मज़ा आ गया, दिल कर रहा है आपके हाथ चूम लो। क्या खाना बनाया है आपने आज, और ये गाजर हलवा वो तो बहुत ही टेस्टी बना है। दृष्टि को उसकी बात सुनकर धक्का लग गया और तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। नील ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुजाता जी उसकी पीठ सहलाने लगी तो वो थोड़ी नॉर्मल हुई। सुजाता जी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर नील की तरफ देखकर बोले, अगर आपको हाथ चूमने ही हैं तो दृष्टि बेटा के चूमिए, क्योंकि आज का खाना हमने नहीं उन्होंने बनाया है। ये सुनकर ही दृष्टि के गाल शर्म से लाल हो गए। अब धक्का लगने की बारी नील की थी। सुजाता जी ने उसे पानी दिया तो उसने एक बार में पानी का पूरा गिलास खाली कर दिया और फिर गिलास रखते हुए मुंह बनाकर बोला, इतना भी खास नहीं है, और ये हलवा तो एकदम बकवास बना है। अगर ऐसा ही खाना बनता रहा तो घर में खाना खाना बंद करना पड़ेगा। दृष्टि गुस्से से उसे घूर रही थी। सुजाता जी छोटी सी डिब्बी उसे देते हुए बोली, ये हमारी तरफ से आपकी पहली रसोई के लिए। आपने हमारी बात का मान रखा, इतना बहुत है हमारे लिए। दृष्टि ने नीचे झुककर उनके पैर छू लिए तो उन्होंने भी उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। नील एकदम गंभीर चेहरा बनाए उन्हें ही देख रहा था। तभी दरवाजे की ओर से एक कड़कती आवाज़ गूंजी, शादी में शामिल करना तो दूर की बात, तुमने मुझे अपने शादी के बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आवाज़ सुनकर सबने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो एक 50-55 वर्षीय महिला डिजाइनर साड़ी पहने, गहनों से लदी हुई, जिसके चेहरे पर घमंड और रईसी झलक रही थी, हाथों में पर्स लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पीछे 2-4 नौकर हाथों में शगुन का सामान लेकर खड़े थे। सभी नौकर और सुजाता जी बिना चेहरे पर किसी भाव के उसे देख रहे थे, जबकि दृष्टि उन्हें सवालिया नज़रों से देख रही थी, जैसे कि जानने की कोशिश कर रही हो कि वो कौन है। दूसरी तरफ नील ने उन्हें देखकर होठों को गोल गोल कर हवा छोड़ दी और टेढ़ा सा मुस्कुरा दिया। वो पैर पटकती हुई अंदर आई और दृष्टि को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखने लगी, जैसे नज़रों से ही उसका स्कैन कर रही हूँ। वो अभी कुछ और बोलती उससे पहले ही नील अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर पूरे एटीट्यूड से बोला, जब मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में ही शामिल नहीं किया तो शादी में शामिल करने का सवाल ही नहीं बनता। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। सच्चाई तो यही है कि तुम चाह कर भी मेरी मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। तुम हमारे रिश्ते को झुठला नहीं सकते। रिश्ता आपके लिए होगा, पर मेरे लिए ना कभी था ना कभी होगा। आप मेरी कुछ नहीं लगती। नील ने गुस्से में एकदम सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई तो यही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे। और फिर दृष्टि पर एक नज़र डालते हुए बोली, और ये मेरी बहू, वो सिर्फ मेरी बीबी है, उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, लेकिन अगर आपको करनी है तो गेस्ट रूम में चलिए, जो भी बात होगी वहीं होगी।
नील फिर से पूरे गुस्से में बोला। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी, जैसे पूरा खून आंखों में उतर आया हो। दृष्टि उन दोनों को ध्यान से देख रही थी और उनके बीच हो रही बात को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि शायद सामने खड़ी औरत नील की माँ है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही थी कि नील उसे अपनी माँ मानने से इनकार क्यों कर रहा है। नील उसकी आंखों में उमड़ रहे सवालों को पढ़ पा रहा था। वो उसके पास आया और बिल्कुल गंभीर होकर बोला, बाहर वालों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। जब तक बाहर ना बुलाया जाए आने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात होगी सबके सामने होगी। उसे भी पता चलना चाहिए कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। वो औरत व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, एक बार में आपको समझ नहीं आता क्या? जब मैं ही आपको अपना कुछ नहीं मानता तो उससे आपके किसी रिश्ते का सवाल ही नहीं बनता। वो फिर से गुस्से में दांत पर दांत जमाते हुए बोला। उसकी गर्दन की नसें पूरी तरह तन गई थी, जैसे गर्दन से बाहर ही निकल जाएगी। इसके आगे कोई बात नहीं होगी। आपका गेस्ट रूम में वेट कर रहा हूँ, आना हो तो आ जाइए। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपके ऊपर वेस्ट करूँ, और बहुत से काम है मुझे। इतना बोलकर वो फुर्ती से वहाँ से गेस्ट रूम के लिए निकल गया। दृष्टि सहमी हुई सी उसे जाते हुए देखती रही। सुजाता जी ने उसे रूम में भेज दिया। बाकी सब नौकर भी अपने काम में लग गए, तो वो औरत भी शगुन का सामान वहाँ रखवा कर नौकरों को वापस जाने का बोल नील के पीछे पीछे चली गई। नील गेस्ट रूम में सोफे पर दोनों बाहें फैलाकर एक घुटने पर दूसरा घुटना रखकर बैठा हुआ था। वो ऐसा बैठा था जैसे किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। तभी दरवाजे पर उस औरत के पैरों की आवाज़ आई तो नील ने नज़रें उठाकर उसे देखा और बोला, आइए मिसेज अग्निहोत्री। मिसेज अग्निहोत्री अंदर आई और बोली, मुझे मिसेज अग्निहोत्री के अलावा तुम माँ भी बुला सकते हो। जरूर बुलाता, अगर आपको माँ मानता तो। आपको माँ बुलाकर माँ शब्द को अपमानित नहीं करना चाहता मैं। वो एक होठ को थोड़ा सा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों इतनी नफरत करते हो? मान चुकी हूँ अपनी गलती। सब कुछ भुलाकर हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? जो कुछ मैंने किया उसकी सज़ा मैं पहले ही भुगत चुकी हूँ। नहीं करता आपसे नफरत, क्योंकि आप मेरी नफरत के लायक भी नहीं हैं। आप मेरे लिए मायने ही नहीं रखती। आपका होना ना होना मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। तो जब आपके मेरी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं है तो कैसी नफ़रत और कैसा प्यार? लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत मायने रखते हो। तुम मेरी अपनी संतान हो। नील उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, ओह वाह, आपके मुँह से ऐसा सुनकर अच्छा लगा। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो आपकी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊँगा। आपके दिखावे के प्यार के आगे मैं वो नहीं भूल सकता जो आपने मुझसे छीना है। संतान तो आपकी हूँ, लेकिन ऐसी संतान जिसे आपने पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। आपने कोई सज़ा नहीं भुगती। सज़ा तो मैंने भुगती है, आपकी कोख से जन्म लेने की। एक नई शुरुआत करने की बात कर रही हैं आप, लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी शुरू होने से पहले ही छीन लेना चाहती थी आप। आप भूल सकती हैं मिसेज अग्निहोत्री, लेकिन मैं नहीं। वो उन पर नज़रें टिकाकर गंभीरता से बोला। उसकी आंखें एकदम लाल की और हाथों की नसें पूरी तनी हुई थी। मैं मानती हूँ अपनी गलती और प्रायश्चित के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारे साथ जो पाप मैंने किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। वो आंखों में हल्की नमी लाते हुए बेहद नरमी से बोली, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जाकर अपना बिजनेस संभालिए, जो आपके स्वर्गवासी पति ने आपके लिए छोड़ कर गए हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो आपके ऊपर वेस्ट करूँ। आप जा सकती हैं यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे माँ कह दो। वो पीछे मुड़कर दांत भींचते हुए बोली, ऐसा ख्वाबों में भी मत देखिएगा। ना आप मेरी माँ कभी बन पाई और ना ही कभी बन पाएंगे। आपको नहीं जाना तो यहीं रुकिए, लेकिन मेरे पास आपके लिए फिजूल वक्त बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर वो आंखों में गॉगल्स चढ़ाकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। मिसेज अग्निहोत्री ने अपने हाथों की कसकर मुट्ठियाँ बांध ली और बेहद नफरत और गुस्से से बोली, एक बार तुम मेरे जाल में फंस जाओ, फिर तुम्हें दिखाती हूँ मैं माँ की ममता। जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो तूफान मचा रखा है। अच्छा होता तुम्हारा किस्सा साथ वहीं उसी वक्त ख़त्म कर दिया होता जब तुम पैदा हुए थे, तो आज तुम्हारी इतनी औकात नहीं होती कि तुम मुझसे पंगा ले सको। उनकी आंखों में इस समय नील के लिए बेहद नफरत दिख रही थी।
वो पैर पटकते हुए रूम से बाहर निकल गए। उसने एक नज़र पूरे घर पर डाली और घर की शानो शौकत को आंखों में समाकर बेहद ललचाई नज़रों से देखकर घर के बाहर आ गई। अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर को अग्निहोत्री मेंशन चलने के लिए बोल दिया। तान्या, जो कि गेस्ट रूम की विंडो पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो सातिर हंसी हंसते हुए बोली, अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे अलग करती हूँ। मिसेज अग्निहोत्री के जाने के बाद वो भी छिपकर अपने रूम में चली गई और मन ही मन आगे की योजना बनाने लगी। गाड़ी में बैठी माया कुछ सोचते हुए मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ तुम अपने सच से भागते हो। अब मुझे इसी बात का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना होगा। उस लड़की के लिए तुम्हारी आंखों में कुछ तो ज़रूर था, अब वो लड़की ही मुझे तुम तक पहुँचाएगी। ऐसा सोचते हुए उनके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान ठहर गई। नील गेस्ट रूम से बाहर निकलने के बाद 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुका और सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। वो गाड़ी भी खुद ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते समय उसकी गाड़ी कई बार इधर उधर हुई, लेकिन फिर भी उसने स्पीड कम नहीं की। उसकी गाड़ी सड़कों पर दौड़ने की बजाय हवा में उड़ रही थी। आंखों में नमी किनारों पर जमकर लाल हो चुकी थी। ऑफिस की बेसमेंट में पहुंचकर उसने एकदम झटके से ब्रेक लगाया, जिससे ज़मीन पर गाड़ी के पहियों के निशान तक छप गए। वो तेज़ी से गाड़ी से निकलकर ऑफिस में आया और बिना किसी की तरफ देखे और किसी को जवाब दिए बिना ही अपने केबिन में चला गया। उसने केबिन के अंदर ही बने एक रूम का गेट खोला और गॉगल्स उतार कर एक साइड फेंक दी। आंखें एकदम गुस्से से और अंगारे बनी हुई थी। उसने रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जो भी चीज़ उसके सामने आती वो उसे उठाकर फेंक देता। पूरे रूम में कांच ही कांच बिखर गया था। उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वो पूरी तरह थक गया तो वहीं निढाल सा नीचे बैठ गया और अपने हाथ को अपने कपाल पर फेरने लगा। वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने माथे पर मारने लगा और दांत भींचते हुए बोला, क्यों हर बार मेरा अतीत मेरे सामने आ जाता है? जिस सच को मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हटाना चाहता हूँ, वो सच बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूलना चाहता हूँ वो सच जिसकी वजह से मैंने अपने बाबा को खो दिया। वो बाबा जिनसे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे हर रिश्ता दिया, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की हर कमी पूरी की, जो मेरे लिए माँ भी थे और बाप भी। उन्होंने मेरे लिए खुद को भी भुला दिया था। भूलना चाहता हूँ वो सच जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत होते हुए भी मैंने उस मोहब्बत के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस सच की वजह से। उसने अपने दोनों हाथों से सिर के बालों को जकड़ लिया और चीखते हुए बोला, वो सच जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को खोखला कर दिया, जिसने मुझे खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया। इस नफ़रत ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसने मेरे दिल से सारे जज्बात ख़त्म करके मुझे एक खिलौना बना दिया, जिस सच की बदौलत मेरा दुनिया के हर रिश्ते से विश्वास उड़ गया। उसने अपने हाथ को जोर से ज़मीन पर दे मारा। ज़मीन पर बिखरा कांच बुरी तरह से उसके हाथ में धंस गया था, लेकिन उसे इस दर्द से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे और दिल में एक आग सी मची हुई थी। उसने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक, एक 12 साल का लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते वो घर के अंदर आया तो सामने उसके बाबा अपने हाथों में एक कपड़े की छोटी सी पोटली लिए बैठे थे। वो अपने बाबा के पास आया और बोला, क्या बाबा, आप भी हर दूसरे दिन इसी पोटली को लेकर बैठे रहते हैं? आखिर ऐसा क्या है इसमें? आप मुझे बताते भी नहीं हो। मैं हर बार देखता हूँ आपको कि जब भी आप इस गांठ को लेकर बैठते हो तो आप परेशान हो जाते हो। क्या आप मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगे? उसके बाबा उसके चेहरे को प्यार से दुलारते हुए बोले, आज मैं तुझे सब बताऊंगा। जो बोझ बहुत सालों से मेरे दिल में है, आज मैं वो सब हटा देना चाहता हूँ। उन्होंने उस पोटली की तरफ देखा। वो पोटली दिखने में बहुत मैली लग रही थी, जैसे कई वर्षों पुरानी हो और खोली भी ना गई हो। उन्होंने उस गांठ को खोला। उसमें कुछ नोट थे जो बेहद पुराने थे। वो आदमी उन पैसों को उस बच्चों के आगे रखते हुए बोला, ये तेरी ज़िंदगी की कीमत है। वो बच्चा हैरानी से उस आदमी को देख रहा था।
वो आदमी भी बच्चे के चेहरे पर आए हुए भावों को आसानी से पढ़ पा रहा था। उसने आगे कहना जारी रखा, आज मैं तुझे वो सच बताऊंगा जिसे जानकर शायद तुझे तेरे बाबा पर गुस्सा भी आए, लेकिन यकीन करना मैं खुद भी आज तक आत्मग्लानि से जूझ रहा हूँ। ये वो कीमत है जिसे लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की, जिसकी वजह से मैं खुद से भी नज़र नहीं मिला सकता। आज से 10 साल पहले मैं बहुत गरीब था। अगर पैसे होते तो सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता, और नहीं होते तो कहीं से चोरी चकारी कर शराब का इंतज़ाम कर लेता। उस दिन भी मैं एक नाले पर बैठकर शराब पी रहा था कि मुझे एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ वहीं कहीं नाले के आसपास से ही आ रही थी। मैंने नाले के पास बनी झाड़ियों के पास जाकर देखा तो एक औरत और एक आदमी एक बच्चे को हाथों में लेकर खड़े थे। उन्होंने बच्चे को कपड़े से लपेटा हुआ था। वो औरत और आदमी आपस में झगड़ रहे थे। आदमी बोला, अगर तुमने दवाई ले ली होती तो ये पैदा ही नहीं होता। अगर मेरे घर पता चल गया तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम है, मैं रोड पर आ जाऊंगा। औरत बोली, तुम तो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन मैं तो पहले ही बर्बाद हो गई। मुझे भी तुम जैसे फटीचर से शादी करने का कोई शौक नहीं है, जो खुद अपनी बीवी के दम पर जीता हो, जिसके पास खुद की एक फूटी कौड़ी नहीं हो। तुम मेरी ज़रूरत भी नहीं पूरी कर सकते, शौक तो दूर की बात है। आदमी बोला, ये वक्त लड़ने का नहीं है, जल्दी से इसे यहाँ रखो और मेरा पीछा छोड़ो। आगे से ना तुम मुझे जानती हो ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। वो औरत उस बच्चे को वहीं नाले पर रख देती है और उस आदमी को बोलती है, हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म हुआ, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो आदमी और औरत उस बच्चे को वहीं नाले पर रख कर अलग अलग गाड़ी में वहाँ से चले जाते हैं। उस औरत को तो मैं नहीं जानता था, लेकिन वो आदमी उस शहर का बहुत नामी इंसान था। वो सब देखकर मेरी आंखों में लालच आ गया। मैंने उनके जाने के बाद वहां जाकर वो बच्चा उठा लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मेरी सोने की मुर्गी, अब तू मुझे माला माल करेगी। मैं उस बच्चे को उठाकर घर ले आया और योजना बनाने लगा कि कैसे इस बच्चे की मदद से पैसा कमाया जाए। मैंने सबसे पहले उस आदमी और औरत के बारे में पता किया। उस आदमी के बारे में तो मैं जानता ही था, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। वो आदमी रंजीत वर्मा था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पर उसकी शादी एक अमीर लड़की से हुई थी। शादी के बाद उसने अपना परिवार भी छोड़ दिया था। उसे अलग अलग लड़कियों की लत थी, इसलिए उसका नाम आए दिन किसी के साथ जुड़ता रहता था। और वो औरत माया अरोड़ा थी, जो पैसों के लालच में लड़कों को फंसाया करती थी। लेकिन रंजीत के साथ रिश्ता बनाने के बाद उसे पता चला कि रंजीत के खुद के नाम पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसकी बीवी का है। उन दोनों के रिश्ते की बदौलत ही माया प्रेग्नेंट थी। वो दोनों ही इस बच्चे को नहीं चाहते थे, लेकिन माया की सेहत के चलते वो इस बच्चे को गिरा नहीं पाई और उसे इस बच्चे को जन्म देना ही पड़ा। लेकिन उन दोनों में से कोई भी उस बच्चे को नहीं रखना चाहता था, क्योंकि माया की शादी एक अमीर बिजनेसमैन मयंक अग्निहोत्री के साथ फिक्स हो गई थी। शादी में कोई रुकावट ना आए, इसलिए ही वो दोनों जल्द से जल्द उस बच्चे को छुटकारा पाना चाहते थे। मैंने सबसे पहले उन दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। माया से मिलना आसान था, इसलिए सबसे पहले मैं उसी से मिला। जब मैंने उसे ब्लैकमेल किया तो उसने मुझे रंजीत से मिलवाने का बोल दिया। मैं जानता था कि रंजीत से मुझे अच्छी खासी रकम मिल सकती है, इसलिए मैं उसकी बात मान गया। अगले ही दिन मैं रंजीत से मिला। मैंने रंजीत को भी ब्लैकमेल किया कि मैं सबको उनकी असलियत बता दूंगा और फिर उसकी बीवी भी उसे छोड़ देगी। रंजीत मेरी धमकी से डर गया और उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए। जल्द ही उन्होंने मुझे और पैसे देने को भी कहा। अपने हाथ में पैसे को देखकर मेरी आंखें लालच से भर गई। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी शराब के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बहस नहीं की। मैं वो पैसे लेकर अपने घर आ गया। मैंने वो पैसे पालने में सोए हुए उस बच्चे के पास रख दिए और खुश होते हुए बोला, ये देख तेरी पहली कमाई, ये है तेरी कीमत। उन पैसों को उसके पास रखते ही वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस बच्चे को घर लाए मुझे 2 दिन हो गए थे, लेकिन 2 दिन में वो बच्चा एक बार भी नहीं रोया था।
लेकिन जैसे वो पैसे मैंने उसके पास रखे वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा। मैं उसको संभालने में लग गया, कभी उसको दूध पिलाता तो कभी झूला झुलाता। सारी रात मेरी उस बच्चे को संभालने में लग गई, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशनसीब रात थी, क्योंकि उस दिन मेरे अंदर एक इंसान की भावना पैदा हुई। मैंने अपने शराब को साइड में रख उस बच्चे की देखभाल करनी शुरू की। उसे संभालते संभालते कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। वो पहली रात थी जब मैंने एक बूंद भी शराब नहीं पी थी। मैं सारा दिन शराब के नशे में रहता था। अगर कुछ वक्त तक मुझे शराब नहीं मिलती तो मैं कांपने लग जाता था। लेकिन उस दिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मुझ में एक नया इंसान पैदा हो गया हो। अगले दिन भी यही जारी रहा। मैं पूरा दिन उस बच्चे को संभालता रहा और मुझे शराब की तलब बिल्कुल भी नहीं लगी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। मेरा उस बच्चे से मोह बढ़ता जा रहा था, पर अंदर ही अंदर मुझे आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने एक छोटे से बच्चे को पैसे कमाने का जरिया समझा। मुझे उस बच्चे से बेहद लगाव हो गया था, इसलिए मैंने उसका नाम नील रखा और उसे अपना नाम दिया, नील केशव मल्होत्रा। क्या दृष्टि नील के सख्त चेहरे के पीछे उसके मोम का दिल को पहचान पाएगी? क्या वो जान पाएगी कभी कि वो ही उसका पहला प्यार है? क्या दृष्टि का प्यार नील के पत्थर दिल को पिघला पाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।